हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी टेट 2026 के लिए हिंदी विषय के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न पूछा गया है, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आत्म साक्षात्कार, स्वानुभूति, अनिर्वचनीय या फिर रहस्य। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको बताना है कौन सा होगा। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, इसके लिए एक शब्द होगा ऑप्शन सी, अनिर्वचनीय। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें आत्म साक्षात्कार की, तो स्वयं के बारे में ज्ञान होना या जानना। ठीक है, स्वानुभूति क्या होता है? स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। और रहस्य क्या होता है? जो बातें या घटना किसी को ना ज्ञात हो। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अनिर्वचनीय। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में पूछा है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। आपको बताना है, आपको शब्द दिए गए हैं, इनमें तद्भव शब्द कौन सा है? भ्रमर, अग्नि, मस्तक या मछली। तो बात करें सबसे पहले तत्सम शब्द की। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना रूप बदले हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे अग्नि, सूर्य, चंद्र, भ्रमर आदि। ठीक है, और दोस्तों बात करें तद्भव की, तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में आते आते रूप बदल गया है, उन्हें तद्भव कहते हैं, जैसे आग, सूरज, चांद। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, भ्रमर कैसा है? तत्सम शब्द है। ठीक है, अग्नि कैसा है? तत्सम शब्द है। मस्तक कैसा है? तत्सम शब्द है। ठीक है, जबकि मछली कैसा है? तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, भ्रमर का तद्भव होगा भौरा। क्या हो जाएगा? भौरा हो जाएगा। ठीक है, और बात करें अग्नि का क्या होगा, तो अग्नि का आग हो जाएगा। और मस्तक का क्या हो जाएगा? माथा हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये तीनों आपके तत्सम शब्द हैं। ठीक है, जबकि मछली कैसा है? तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? करुण का, वीर का, हास रस का या श्रृंगार रस का। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। बात करें करुण रस की, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। हास रस की बात करें तो हास रस का जो स्थायी भाव होता है वो हास होता है। ठीक है, और श्रृंगार रस का क्या होता है? रति होता है। आपको याद रखना है, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में पूछा है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 16, 11 या 13। तो आपको याद रखना है, चौपाई सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और आपको याद रखना है, इसके अंत में गुरु यानी कि द्विमात्रिक वर्ण आता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 16। ठीक है, बात करें दोस्तों 24 किसमें होती हैं, तो रोला एक सममात्रिक छंद होता है और रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, और आपको याद रखना है, दोहा और सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में पूछा है, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है? सूर्य प्लस दय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस दय या फिर सूर्य प्लस उदय। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सूर्य प्लस उदय। सूर्य के अंत में यहाँ पे आप देख सकते हैं आ है, और उदय के शुरू में क्या है? उ है। ठीक है, आ और उ मिलके क्या बन जाएगा? ये आपका ओ हो जाएगा, और ये संधि कौन सी होगी? गुण स्वर संधि होगी। ठीक है, तो सूर्य प्लस उदय मिलकर क्या हो जाएगा? सूर्योदय। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 6 में पूछा है, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है। आपको एक मुहावरा दिया गया है, आपको बताना है इसका अर्थ क्या है। चारों तरफ जल ही जल होना, रास्ते का बंद होना, दोनों ओर मुसीबत या फिर बीच में निकल भागना। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है दोनों ओर मुसीबत होना। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 7 में पूछा है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है। आपको बताना है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किनके द्वारा किया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, ये हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध निबंधकार और पत्रकार थे। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 8 में पूछा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आपको बताना है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय की जो वर्तनी है वो किस में सही है। ऑप्शन ए में है, बी में है, सी में है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी सही वर्तनी होगी ये। और दोस्तों आपको रचयिता, कवित्री, मस्तिष्क आदि वर्तनी याद रखनी है, आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 9 में पूछा है, आविर्भाव का सही विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द चुनिए। ठीक है, आपको आविर्भाव का विलोम शब्द बताना है, प्रादुर्भाव, अनुग्रह, तिरोभाव या आवेशित। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही आंसर होगा।
तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आविर्भाव का सही विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द होगा तिरोभाव। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अनुग्रह, अनुग्रह का क्या हो जाएगा विपरीतार्थक शब्द आपका हो जाएगा विग्रह। क्या हो जाएगा? विग्रह हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आवेशित का क्या हो जाएगा? अनावेशित हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 10 में पूछा है मृगावती किसकी रचना है? आपको बताना है मृगावती किन की रचना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मृगावती एक प्रसिद्ध हिंदी प्रामाख्यान काव्य है जिसके रचयिता सूफी कवि कुतुबंजी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 11 में पूछा है कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक है, अनुप्रास है, श्लेष है या यमक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यमक अलंकार। जब एक शब्द एक से अधिक बार आए, प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग हो, तो वहां पे यमक अलंकार होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कनक शब्द 2 बार आया है। प्रथम कनक जो शब्द है इसका जो अर्थ है वो क्या है? धतूरा है। ठीक है, और दूसरा जो कनक है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सोना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक शब्द एक से अधिक बार आया है और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग है, तो यहाँ पे यमक अलंकार होगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है वह कार मेरी है इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक है, संप्रदान कारक है, संबंध कारक है या अधिकरण कारक है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संबंध कारक है। इस वाक्य में संबंध कारक है। वाक्य में मेरी शब्द, ठीक है, मेरी शब्द कार के साथ क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 13 में पूछा है चराचरम यानी कि इसका अर्थ होता है जगत में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि या कर्मधारय? तो यहाँ पे जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? चराचरम का हो जाएगा चर और अचर। क्या हो जाएगा? चर और अचर। तो यहाँ पे जो समास होगा वो कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास होगा। ठीक है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चराचरम में समास है द्वंद्व। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 14 में पूछा है हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है। आपको बताना है हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन कब आता है? पूर्व ज्ञान के पश्चात, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, आदर्श वाचन के पश्चात या फिर मौन वाचन के पहले? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। ठीक है, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में सबसे पहले पूर्व ज्ञान आता है। ठीक है, उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न और उसके बाद उद्देश्य कथन आता है। ठीक है, तो प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आता है उद्देश्य कथन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 15 में पूछा है अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अब, अभी या अभ्या? तो दोस्तों उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभ्यागत शब्द आप देख सकते हैं अभी प्लस आगत से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे उपसर्ग कौन सा होगा? अभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 16 में पूछा है करपट का तद्भव रूप है? कपट, कारपेट, कपूर या कपड़ा? तो यहाँ पे आपको बताना है करपट का तद्भव रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करपट का तद्भव रूप होगा कपड़ा। ठीक है, कपूर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक तद्भव है, इसका तत्सम रूप होगा कर्पूर। क्या होगा? कर्पूर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी होगा, कपड़ा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 17 में पूछा है अर्ध स्वर है या व, ई, उ, सा, हा, सा? तो आपको बताना है इनमें से अर्ध स्वर कौन से हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा या और बा को अर्ध स्वर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं सा और हा, ये चार आपके क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 18 में पूछा है वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? जंगल, स्त्री, पुस्तक या व्यवसायी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वनिता स्त्री का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और दोस्तों स्त्री के अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं नारी, महिला, कामिनी, औरत आदि। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 19 में पूछा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह है माटी का फूल, चिंतामणि, क्षण बोले कण मुस्काए या आलोक पर्व? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिंतामणि। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 20 में पूछा है शहद शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या आगत है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा शहद जो शब्द है वो आगत शब्द है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगत शब्द वे शब्द होते हैं जो दूसरी भाषाओं से हिंदी में आए हैं। ठीक है, जैसे डॉक्टर, अलमारी, तारीख आदि।
बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 21 में पूछा है तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक है, संप्रदान कारक है, कर्म कारक है या अधिकरण कारक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तोता डाली पर बैठा है, यहाँ पे कौन सी विभक्ति लगी है? पर लगी है, ठीक है। और पर कारक चिन्ह किसका होता है? अधिकरण का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, अधिकरण कारक, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 22 में पूछा है निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? आगरा, चमकीला, कुछ या लिखना? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आगरा स्थान का नाम है, ये क्या हो जाएगा? संज्ञा है, ठीक है। चमकीला क्या है? ये विशेषण है, क्योंकि ये गुण बता रहा है, विशेषता बता रहा है, ठीक है। कुछ क्या है? कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और लिखना क्या है? लिखना क्रिया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 23 में पूछा है रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पे रमणीय में कौन सा प्रत्यय लगा है? अनिये, ये, रम या ड़िये? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रमणीय। कौन सा हो जाएगा? अनिये प्रत्यय है, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 24 में पूछा है उन्मूलन का विलोम क्या है? उत्थान, उत्कर्ष, रोपण या अवनति? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उन्मूलन का हो जाएगा रोपण, ठीक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। उत्थान का आपका क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। उत्कर्ष का क्या हो जाएगा? अपकर्ष हो जाएगा। अवनति का क्या होगा? उन्नति हो जाएगा, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 25 में पूछा है जा का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा है, कंठ है, तालु है या दंत है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा जा वर्ण चा वर्ग का व्यंजन है। किसका है? चा वर्ग का व्यंजन है। और चा वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा होता है? वो होता है तालु, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जा का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 26 में पूछा है इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। दूरदर्शी, दत्तचित्र, कुशाग्र बुद्धि या जितेंद्रिय? तो इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है जितेंद्रिय, ठीक है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, कुशाग्र बुद्धि, यानी कि तेज बुद्धि वाला, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 27 में पूछा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? चारण काल, आदिकाल, वीरकाल या बीजप्पन काल? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बीजप्पन काल, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 28 में पूछा गया है आकाश पाताल के बीच लगने वाला ये चिन्ह कौन सा है? ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कौन सा है। अल्प विराम चिन्ह है, विस्मयादि बोधक है, योजक चिन्ह है या उद्धरण चिन्ह है? तो ये चिन्ह है जो आप देख पा रहे हैं, ये योजक चिन्ह है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। योजक चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों, वाक्यांशों या पदों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे आपने लिखा हुआ देखा होगा सुख, योजक चिन्ह और दुख, ठीक है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा रात, डैश, दिन, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं योजक चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 29 में पूछा है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी, देवनागरी, खरोष्टी या गुरुमुखी? तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और दोस्तों आपको याद रखना है पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 30 में पूछा है काली घटा का घमंड घटा इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है? यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार या रूपक अलंकार? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे घटा शब्द दो बार है और जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए, प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग हो, तो वहाँ क्या होता है? वहाँ पे यमक अलंकार होता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। पहले घटा का यहाँ पे जो अर्थ है वो क्या है? बादल है। और दूसरे घटा का इसमें क्या अर्थ है? ये है आपका घटना या कम होना, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यमक अलंकार होगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों इस प्रकार से हमने 30 प्रश्न हल कर लिए हैं। 30 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ।